स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं संज्ञानात्मक विकास को। तो विकास दो प्रकार का हो सकता है। एक आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास, दूसरा हो सकता है बौद्धिक विकास, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसके अलावा जानते हैं पियाजे कौन थे। तो पियाजे आपके स्विस के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा है कि बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, यानी एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी लिटिल साइंटिस्ट भी बोला है किसने, ये भी बोला है पियाजे ने। पियाजे ने स्कीमा की बात की है। स्कीमा क्या होता है, ये एक प्रकार का मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें प्रीवियस नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज उसमें रहता है। इसके अलावा क्या होता है, बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। पियाजे कौन है, तो पियाजे एक रचनावादी क्या है, रचनावादी हैं। अगर पूछा जाए पियाजे, तो पियाजे एक रचनावादी हैं। इसके अलावा बात करते हैं, पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है। यह 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास को 4 स्टेजेस में बांटा गया है। तो एक है आपका कलेक्टिव मोनोलॉजी, यानी सामूहिक एकालाप, 3 से 5 वर्ष। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत यानी डेवलपमेंट एक क्या है, डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यू प्रोसेस। जो पियाजे के अनुसार है, डेवलपमेंट क्या है, एक असतत प्रक्रिया है। ये किसने माना है, पियाजे ने। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पियाजे के अनुसार जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया है, सतत है या असतत है। तो पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। इनके 4 एलिमेंट्स क्या हैं, तो उनको समझते हैं। तो इनके 4 जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके MESE। जानते हैं कि MESE है क्या। M से होता है आपका मैचुरेशन, M से होता है मैचुरेशन यानी परिपक्वता। इसको जेनेटिक और ये हेरिडिटी से होता है। इसके अलावा ई से होता है आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, और ये अनुभव आता है एक्टिविटी से। एस है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये सोशल जो इंटरेक्शन है वो कहाँ से है, सामाजिक अंतःक्रिया। और उसके बाद है इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। तो यहाँ पर आता है संतुलन। अब समझते हैं प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है एक इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन। तो संतुलन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो है एडाप्टेशन, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एडाप्टेशन है इसको 2 पार्ट में हो सकता है, यानी अनुकूलन 2 प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, आत्मसात करके, या कोई पहले से उसके माइंड में स्कीमा में कुछ है तो उसमें क्या करके समायोजन करके यानी रिकमेंडेशन करके उसको क्या कर सकता है, अनुकूलित कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन यानी एडाप्टेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको समझते हैं। तो एडाप्टेशन कैसे होगा,
तो सबसे पहले क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, यानी जोड़ना, आत्मसात करना, किसी चीज़ को देख करके अपने माइंड में उसका स्कीमा बना करके उसे क्या करना, उसमें जोड़ना। और जब कुछ जोड़ लेता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो संतुलन की अवस्था आ जाती है, यानी इक्विलिब्रेशन हो जाता है। उसके बाद अगर कोई नई सिचुएशन आती है तो उस नई सिचुएशन में क्या होता है, वहाँ पर असंतुलन पैदा हो जाता है, यानी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। जब डिसइक्विलिब्रियम होगा यानी असंतुलन होगा तो यहाँ पर आपको समायोजन की आवश्यकता होगी, यानी जो पुराना स्कीमा है उसमें कोई ना कोई बदलाव करना होगा, उसमें समायोजन करना होगा। समायोजन के बाद यानी एक्मेंडेशन के बाद पुनः फिर से क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो इसको याद रखना है, ये किस तरीके से होगा, एसिमिलेशन होगा, इक्विलिब्रेशन होगा, उसके बाद न्यू सिचुएशन आएगी तो फिर डिसइक्विलिब्रियम होगा, और उसके बाद क्या होगा, अकोमोडेशन होगा, और अकोमोडेशन होने के बाद फिर से क्या हो जाएगा, आपका समायोजन हो जाएगा। आप समझते हैं कि एसिमिलेशन है क्या और अकोमोडेशन क्या है। तो यहाँ पर जो एसिमिलेशन है वो है आपका इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी जो कि स्कीमा पहले से है उसमें कुछ ऐड करना। जैसे बच्चे ने अगर एक बिल्ली देखी है तो बिल्ली के बाद अगर वो किसी कुत्ते को देखता है तो उसको वो बिल्ली कह सकता है, और बिल्ली को जब कुत्ते को देखेगा तो कुत्ते और बिल्ली में क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए क्या करेगा, वो अपने स्कीमा में कुछ ऐड करेगा। जैसे उससे कहा जाए ये बिल्ली नहीं, ये क्या है, ये कुत्ता है, तो कुत्ते को देख करके उसमें क्या होगा, बिल्ली और कुत्ते में जो डिफरेंस है वो उसको क्या करेगा, अपने एग्जाइटिंग स्कीमा, यानी जो पहले से उसके माइंड में स्कीमा बना हुआ है उसमें उसको ऐड करेगा। ये हो जाएगा आपका एसिमिलेशन। अब बात करते हैं एकोमोडेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को पहले एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना। यानी कोई चीज़ है उसको उसने देखा है और फिर उसी चीज़ को देखता है, लेकिन वो उसके स्कीमा में फिट नहीं बैठती है, तो वो क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है, मैनिपुलेट करता है, मॉडिफाई करता है अपने स्कीमा को। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको हम SPCF से याद कर सकते हैं। S से हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, और P से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, और C से हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और F से होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो यहाँ पर जो संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 11 वर्ष। और उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो यहाँ पर ये है आपकी 11 से 15 वर्ष। इसके बाद हम जानते हैं इन स्टेजेस को अलग अलग पढ़ते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज यानी इसको समझेंगे, ये है गत्यात्मक अवस्था, यह इसके नाम है। ये है इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ये इसके नाम है, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष की आयु की ये अवस्था होती है। इसमें क्या क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी बच्चे के सामने कोई वस्तु जब तक उसके सामने रहती है तब तक वो उसके माइंड में रहती है, जैसे ही वो सामने से हट जाती है वो उसके माइंड से भी हट जाती है, वस्तु पर उसका स्थायित्व रहता है। विलंबित अनुकरण यानी डिफर्ड इमिटेशन भी इस अवस्था में होता है।
ये हैं इस अवस्था की विशेषताएं दी रहती हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सी अवस्था की विशेषता है। तो इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कब होता है? तो वहाँ ऑप्शन में दी होंगी ये चारों स्टेजेस, आपको पहचानना होगा। बच्चे की इंद्रिय की शिक्षक होती हैं, जो बच्चे की इंद्रियां होती हैं वही क्या होती हैं, इसकी शिक्षक होती है। यानी इस अवस्था में, यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है, ना कि मस्तिष्क से। इस अवस्था में बच्चा हाथों आँखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया को, समझ को क्या करता है, विकसित करता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, सेकंड स्टेज आती है जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको समझते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते क्या है, इसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और क्या इसमें होता है, इसमें लैक्स ऑफ लॉजिक यानी तर्क शक्ति की कमी पाई जाती है, यानी तर्क शक्ति इसमें विकसित नहीं होता है। लैक्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसमें रिवर्सिबिलिटी की भी कमी होती है, यानी रिवर्सिबिलिटी भी नहीं हो पाती है। जैसे पानी से बर्फ़ बन सकता है और बर्फ़ से पानी की समझ उसमें नहीं होती है, इसको वो नहीं समझ सकता है। और क्या है, वो निर्जीव और सजीव में भी उसमें समझ नहीं होती है। वो निर्जीव वस्तुओं के साथ भी बात कर सकता है, उन्हें भी सजीवों की तरह बिहेव उनके साथ करता है, उनसे बातें करता है, खिलौनों से बातें करता है। तो ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसके बाद बात करते हैं सिंबॉलिक थॉट, यानी लैंग्वेज ज्ञान। वो ABCD जैसे है, इनके सिंबल्स होते हैं, तो इनकी सिंबॉलिक थॉट इनमें विकसित होती है इस समय। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण, बच्चे को ऐसा एहसास होगा कि वह बकेट A में ज़्यादा पानी है और बकेट B में, जबकि दोनों में क्या है, समान है। क्योंकि वो उसके साइज़ को देखेगा, क्योंकि उसका साइज़ ऊपर दिखेगा तो उसको लगेगा कि A में ज़्यादा है और बकेट B में क्या है, वो पानी कम है, जबकि वास्तव में क्या है, दोनों में समान है। अगर इससे निकाल करके यही पानी इसमें कर दिया जाए तो उसको लगेगा कि ये ज़्यादा हो गया। उसके बाद क्या है, केंद्रीकरण, यानी यहाँ पर क्या होता है, इस अवस्था में केंद्रीकरण होता है। अगली स्टेज है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि है 7 से 11 वर्ष। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसा कि इसका नाम है, मूर्त यानी कंक्रीट चीज़ों के प्रति लॉजिक तर्क शक्ति का ज्ञान यहाँ पर होने लगता है। वस्तुओं का वर्गीकरण भी कर लेता है, जैसे उसको ट्रायंगल तो ट्रायंगल में कर लेगा, स्क्वायर है स्क्वायर में रख देगा, और सर्कल को सर्कल में कर लेगा। कलर शेप साइज के आधार पर क्या कर लेता है, उनको वो वर्गीकृत कर लेता है, यानी क्लासिफिकेशन यहाँ पर करने लगता है। इसके अलावा वस्तुओं का संरक्षण भी हो जाता है, वस्तुओं का संरक्षण। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी का भी उसे ज्ञान हो जाता है, जो कि इससे पहले वाली स्टेज में नहीं था। वस्तुओं को सजाना, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में भी वो करने लगता है। और क्या होता है, विकेंद्रीकरण, वहाँ पर केंद्रीकरण था, यहाँ पर क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण भी हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी लास्ट स्टेज की, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि होती है 11 से 15 वर्ष की। तो इसमें क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चिंतन, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ पर बच्चा जो है वो लॉजिक कॉन्सेप्ट को क्या करता है, समझने लगता है। और क्या होता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क उसके अंदर विकसित हो जाता है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक चिंतन भी यहाँ पर वो कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है
जीन पियाजे का सिद्धांत। अब हम देखते हैं लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप सिद्धांत। तो जो क्या है ये अब जान लेते हैं कि लियो वाइगोत्स्की कौन थे। तो ये आपके एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह एक सामाजिक रचनावादी थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो अगर सामाजिक और सांस्कृतिक की बात आएगी तो हमारा आंसर होने वाला है लियो वाइगोत्स्की। सामाजिक प्रकृति पहलुओं पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। किसने? वाइगोत्स्की ने। तो इनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको समझ लेते हैं। सामाजिक सृजनवाद का जनक कहा जाए तो आंसर होने वाला है वाइगोत्स्की। सामाजिक सृजनवाद के जनक हैं कौन? वाइगोत्स्की। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, ये भी किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बच्चे का विकास जो है वो सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है। यानी इन्होंने समाज और संस्कृति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो जाता है। यानी ग्रुप लर्निंग से सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो है वो ग्रुप लर्निंग से हो जाता है। ये किसका मानना है? ये मानना है वाइगोत्स्की का। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, ये किसका मानना है? ये भी मानना है आपका वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है, जबकि पियाजे के अनुसार क्या था? वो एक विकास असतत प्रक्रिया है। तो पियाजे मानते हैं डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस, और पियाजे मानते थे डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि जो डेवलपमेंट है ये सतत प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करती है तथा सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास संभव हो जाता है। इनका मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास स्वयं हो जाता है। और क्या है यहाँ पर? वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। सोशल इंटरेक्शन, कौन सी बात करते हैं? सोशल इंटरेक्शन यानी SCL, सोशल इंस्ट्रक्शन। दूसरा है लैंग्वेज और फिर है कल्चर। तो इस पर इन्होंने जोर दिया है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। इनका मानना है कि जो भाषा का विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा क्या है? यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं और ज्ञान का सृजन कर पाते हैं। ये कौन कहता है? ये कहते हैं वाइगोत्स्की। और इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर बात की है वाइगोत्स्की ने किसकी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र के बारे में किसने बात की है? तो वो है आपकी वाइगोत्स्की। और यहाँ पर ये ZPD और किसकी बात करते हैं? इसके फोल्डिंग की बात करते हैं। अस्थायी मदद यानी टेम्परेरी हेल्प। और ये होता कौन है? देने वाला कौन है? ये देता है मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO। संभावित विकास के क्षेत्र के अंतर्गत इसके फोल्डिंग यानी अस्थायी मदद देता कौन है? देता है जो कि उससे अधिक जानकार होता है और बच्चे को वो मदद देता है जिससे कि क्या होता है? उसका विकास संभव हो पाता है। जैसे साइकिल चलाने के हुए बच्चे को साइकिल सिखाते समय क्या किया जाता है? उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो पैडल मारना स्टार्ट करता है पीछे से छोड़ देते हैं। केवल उसमें क्या देते हैं? अस्थायी मदद देते हैं
और फिर वो अपने आप चलाने लगता है। तो इस तरीके से ये था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक क्षेत्र होता है जो उस समय जबकि बच्चा कुछ सॉल्व कर रहा हो, उसे कोई कठिनाई आ रही हो, तो उसमें अस्थायी मदद शिक्षक के द्वारा जो की जाती है वो क्या कहलाएगा आपका स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। क्वेश्चंस बन सकता है कि कोई बच्चा कुछ सॉल्व कर रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी अस्थायी मदद देता है शिक्षक। तो ये क्या है? तो ये आपका है स्कैफोल्डिंग यानी अस्थायी मदद। इसमें हिंट होगा हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसमें कुछ हिंट देना, या उसने कुछ आधा सॉल्व कर डाला है तो उसको कंप्लीट करना। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। भाषा के 3 रूप हैं यहाँ पर। पहला है सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। तो सामाजिक वाक कब होता है? 2 वर्ष से अधिक उम्र में वह दुनिया से जो बातें करता है ये आपका सामाजिक वाक कहा जाएगा। प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक, जो कि 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे में होता है। बोल बोल कर खुद से बात करना, ये क्या कहलाएगा आपका प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक कहलाएगा। साइलेंट इनर स्पीच यानी मौन आंतरिक वाच। तो ये कब होता है? ये होता है 7 से अधिक उम्र के बच्चों में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पर है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD कहते किसको हैं? यानी जिस दायरे में बच्चे को मदद दी जाती है उसे क्या कहते हैं? संभावित विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD कहा जाता है। और ZPD में जो बच्चा सीखता है और जिसकी हेल्प से सीखता है उसी को क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। कोई छोटा या बड़ा जिसके द्वारा वह ज्ञान ग्रहण करता है वही हो जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। बात करते हैं स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग यहाँ पर क्या थी? स्कैफोल्डिंग जो थी वो आपकी एक अस्थायी मदद थी, जो कि बच्चे को कार्य को करने में, वो कोई कार्य कर रहा हो उसमें कोई मदद दी जाए, वही क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये ध्यान रखिए, क्षणिक मदद यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम खुद को काम न करने लगे। तो इस प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग समझ लिया है और ZPD आप लोगों समझ लिया है। तो इस तरीके के वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।